हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आज हमारे राजस्थान भूगोल की क्लास 7 है। राजस्थान भूगोल की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वैसे आपने, आशा करता हूँ कि आपने पिछली क्लास देख ली होगी। आज ये हमारी 7वीं कक्षा है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में। आपने अगर पिछली कक्षाओं का अध्ययन किया है तो हमने जो मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग था शुष्क मरुस्थल। कौन सा भाग था? शुष्क मरुस्थल। और दूसरा था अर्धशुष्क। शुष्क के अंतर्गत हमने वापस इसको 2 भागों में डिवाइडेड किया था। एक तो बालू का स्तूप, एक तो कौन सा था? बालू का जो स्तूप है, बालू का स्तूप युक्त। और दूसरा हमने विभाजन किया था बालू का स्तूप मुक्त। यहाँ तक हमने ये सब कुछ पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से शुरू करने वाले। कहाँ से शुरू करने वाले? अर्धशुष्क मरुस्थल से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की क्लास को। तो अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत सबसे पहला ही पॉइंट आता है। हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में ये पॉइंट पढ़ा था कि इसका विस्तार या इसकी जो वर्षा रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसकी जो वर्षा रेखा है, हमने जो शुष्क मरुस्थल है उसकी पढ़ी थी 0 से 20 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी वर्षा रेखा हो जाएगी यहाँ पर, इसमें अर्धशुष्क मरुस्थल में यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ होती है? यहाँ यहाँ मतलब अर्धशुष्क मरुस्थल में। कहाँ पे? अर्धशुष्क मरुस्थल में। तो हमें याद ये रखना है इस स्लाइड के अंतर्गत कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल है वहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो है 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। खाली एक यही बिंदु इस स्लाइड में याद रखने योग्य है, बाकी कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसकी पूर्वी सीमा। मान लेते हैं ये हमारे रेड पेन से बनाते हैं, ये हमारे राजस्थान का मैप है। ये क्या है? मान लेते हैं ये कोई कच्चा हमारा जो राजस्थान का मैप है। ये क्या है? पूरा ही गया क्या? चलो वापस बना लेते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है। इसके अंदर ये जो रेड पेन से कर रहा हूँ ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। ये कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। और इसके अंतर्गत ये जो आप येलो येलो वाला देख रहे हैं ये हमारा शुष्क मरुस्थल है। ये क्या है? शुष्क मरुस्थल है। ये हमारा शुष्क है। चलो लिख लेता हूँ एक एक करके। ये है हमारे पास अरावली। ये क्या है? अरावली। ये हमारा भाग है अर्धशुष्क मरुस्थल का। किसका है? अर्धशुष्क मरुस्थल का। और ये है हमारे पास शुष्क मरुस्थल। अगर हम महत्वपूर्ण जो इसके यहाँ से जो वर्षा रेखा निकलती है उसकी बात करें तो यहाँ से एक वर्षा रेखा निकलती है। कौन सी? यहाँ से एक वर्षा रेखा निकलती है इस तरीके से। ये वर्षा रेखा कौन सी है? ये है 20 सेंटीमीटर। कौन सी रेखा? ये है 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।
इसी तरीके से एक वर्षा रेखा यहाँ से निकलती है, कहाँ से, ये देखिए अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में जो वर्षा निकलती है वो है लगभग 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास दो वर्षा रेखा आ गई है, कैसी, अर्ध शुष्क मरुस्थल के, एक तो इस तरीके से, एक तो ये मान लेते, एक ये मान लेते वर्षा रेखा, ये तो हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर वाली और ये हो गई 40 सेंटीमीटर वाली, और बीच में हमारा क्या है, बीच में है अर्ध शुष्क मरुस्थल। बीच में कौन सा भाग है हमारा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल है तो इसकी जो, ये तो हिस्सा हो गया इसका पूर्वी और ये हिस्सा हो गया इसका पश्चिमी छोर हो गया। कौन सा सिरा हो गया, पश्चिमी छोर। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल की अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा कौन सी है, पूर्वी सीमा है वो है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। चलिए इस पेन से लिख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी पूर्वी सीमा, इसकी पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं लिखा 50 भी मिलता है, 40 या 50, 40 या 50 में से फर्स्ट प्रायोरिटी अपन 40 को देंगे, सेकंड देंगे 50 को। 40 या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है, 40 या 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती हैं। ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारे को याद रखने वाली बात है वो खाली इतनी है कि जो पूर्वी सीमा है वो कौन सी रेखा निर्धारित करती है, 40 या 50 सेंटीमीटर वाली। ये बात आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास पश्चिमी सीमा, जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा अभी हमने पिछले बात कर ली है कि 20 सेंटीमीटर होती है पश्चिमी सीमा। ये देखिए एक बार वापस आपको बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये हमारी कौन सी सीमा है, ये हो जाएगी पूर्वी सीमा और ये हो जाएगी पश्चिमी सीमा। सॉरी, ये पूर्वी 40 सेंटीमीटर पूर्वी और 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, वो हो जाएगी पश्चिमी सीमा। चलिए लिख लेते, हम लिख रहे थे कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा 20 सेंटीमीटर या कहीं कहीं पे 25 सेंटीमीटर भी लिखा मिलता है। 20 या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। कौन सी रेखा करती है, वर्षा रेखा करती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हेलो, ओके। तो हमने इस स्लाइड में ये बात की है कि अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा 20 या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। इस बिंदु को भी ध्यान में रखना है। ये बार बार पूछा जाता है, मतलब ये इस तरीके से स्टेटमेंट में दे देगा कि अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा 20 सेंटीमीटर है, अर्धशुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा 40 सेंटीमीटर है। निम्न में से कथन है वो सत्य है, एक, दोनों या दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने उल्टा बोल दिया है। पूर्वी सीमा हमारा है 40 होती है और पश्चिमी होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है वो है, एक मिनट, तो अगला जो हमारा बिंदु है वो अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन। अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन मुख्य रूप से
4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? एक बार जल्दी जल्दी से इनके नाम देख लेते हैं, फिर इसको एक बार मैप में भी प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग आता है वो आता है घग्गर प्रदेश, यानी जहाँ पे घग्गर नदी बहती है वो वाला प्रदेश घग्गर प्रदेश। इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जिला आता है, गंगानगर वाला भाग आता है। दूसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। कौन सी भूमि? नागौरी, नागौरी उच्च भूमि। तीसरा आता है शेखावाटी प्रदेश। कौन सा भाग आता है? तीसरा भाग है शेखावाटी प्रदेश। और जो चौथा भाग है वो आ जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा भाग आ जाएगा? गोडवाड़ प्रदेश, या इसको बोलेंगे लूणी बेसिन, जहाँ पे लूणी नदी बहती है, जालोर सिरोही वाला भाग, जालोर सिरोही पाली वाला भाग। चलिए एक बार मैप लेके समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी से मान लेते हैं ये हमारे पास एक राजस्थान का मैप है। कहाँ गया मैप्स? चलिए ये हमारे पास राजस्थान का मैप है। इसके अंतर्गत ये वाला हिस्सा तो हम छोड़ ही देते हैं, ये हमारा लगभग शुष्क मरुस्थल का भाग आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो वो क्या बोलते हैं अरावली आ जाएगी, तो इसके अंतर्गत ये भाग आता है। सबसे पहले ये वाला भाग लेते हैं। कौन सा? ये ऊपर का, ये वाला हमारा आ जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो भाग आता है उसे कहेंगे घग्गर प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहेंगे? घग्गर प्रदेश। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो है, ये जिले आप देख रहे होंगे शेखावाटी, चूरू और झुंझुनू वाला। कौन से? शेखावाटी, चूरू और झुंझुनू, ये जो 3 जिले शामिल होते हैं इस प्रदेश को कहते हैं शेखावाटी प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शेखावाटी प्रदेश। उसके बाद अगला जो भाग है नागौर, ये जो नागौर देख रहे हैं ना आप, ये है नागौर वाला भाग। इस नागौर वाले भाग को कहेंगे, यहाँ पे इसका लगभग लगभग थोड़ा ये वाला भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये जो नागौर वाला भाग है इसे कहेंगे नागौरी उच्च भूमि। क्या कहेंगे? नागौरी उच्च भूमि कहेंगे। और अंतिम जो भाग बच जाता है वो बच जाता है हमारे पास ये वाला, यहाँ से यह वाला, तो इसे कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे गोडवाड़ प्रदेश। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे गोडवाड़ प्रदेश, जहाँ पे गोड जनजाति निवास करती थी। या इसे यहाँ पे लूणी नदी भी बहती है इसलिए इसे लूणी बेसिन भी कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। हमने अर्धशुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल है उसके जो आगे उप भौतिक विभाग है उनका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला है हमारे पास घग्गर प्रदेश, दूसरा है हमारे पास शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है हमारे पास नागौरी उच्च भूमि और चौथा है हमारे पास गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। यही हमने बात की है। चलिए सबसे पहले अब हम अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करेंगे हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं घग्गर प्रदेश का। घग्गर प्रदेश के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है। सबसे पहला इसका विस्तार हमने पहले ही बात कर चुके हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे, इसके घग्गर प्रदेश के विस्तार की बात करें तो घग्गर प्रदेश राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन से जिले? इसका विस्तार है वो श्री गंगानगर भी बोलेंगे या गंगानगर व हनुमानगढ़ में ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी इसका विस्तार है। दूसरी बात आती है ये जो प्रदेश है यहाँ की जो मुख्य नदी कौन सी है या ये कहाँ कहाँ फैला, मतलब इसका विस्तार। और एक बात लिख सकते हैं कि घग्गर नदी बेसिन में, घग्गर नदी बेसिन
घग्गर नदी बेसिन में विस्तृत है। बेसिन का अर्थ होता है जहाँ पे घग्गर नदी के किनारे होते हैं, जहाँ उसका मैदान फैला हुआ होता है, उसे बेसिन कहा जाता है। तो घग्गर प्रदेश का विस्तार है वो घग्गर नदी बेसिन में है। कहाँ पे है? घग्गर नदी बेसिन में। अगर घग्गर नदी की बात करें तो इसे इसका एक जो महत्वपूर्ण इसका जो उपनाम आता है वो आता है मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम घग्गर नदी के मैदान है इसको गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या नाम से जाने जाएंगे? तो घग्गर नदी के बेसिन है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से। तो अगर पूछा जाए कि नाली क्या होती है, नाली जो जहाँ पे गंदा पानी निकलता है वो वाली नहीं। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो नाली शब्द है वो है गंगानगर व हनुमानगढ़ में। क्या कहा मैंने? गंगानगर व हनुमानगढ़ में। गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी बेसिन को घग्गर नदी के मैदान को घग्गर नदी से निर्मित जो मैदानी प्रदेश है, घग्गर नदी का जो मैदान है, घग्गर नदी के मैदान को स्थानीय भाषा में, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, कौन सी भाषा? वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। नाली कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर उसे नाली कहते हैं तो इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? अतः इस प्रदेश को नाली प्रदेश कहा जाता है। नाली प्रदेश, नाली का अर्थ होता है घग्गर नदी, घग्गर नदी से निर्मित मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ के, इसलिए इसे नाली प्रदेश कहा जाता है। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाली नस्ल की भेड़ भी पाई जाती है। नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। कहाँ पे? गंगानगर और हनुमानगढ़ में या घग्गर प्रदेश में नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। यहाँ पे आपको पता रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारी अनेक नहरें विद्यमान हैं, जैसे गंग नहर हो गई, सिद्धमुख नहर हो गई, गंग नहर हो गई, और वो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्वाधिक नहरों के कारण अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसलिए लिख सकते हैं सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होता है। सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होता है यहीं पे। किस मैदान में या किस प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा घग्गर प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? सर्वाधिक अनाज का उत्पादन घग्गर प्रदेश में होता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक अनाज का उत्पादन, अगर सर्वाधिक अनाज हो रहा है तो उस इलाके को क्या कहेंगे? धान का कटोरा। क्या कहेंगे? धान का कटोरा भी कहेंगे। धान का कटोरा या फिर धान का बेसिन कहा जाएगा। किसे कहेंगे? ये कहेंगे गंगानगर को। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ पे एक और प्रमुख रूप से जो फसल है उसकी बात करें तो यहाँ पे अमेरिकन कपास पाया जाता है, या अमेरिकन कपास उगाया जाता है, या इसकी खेती की जाती है, कृषि की जाती है। तो अमेरिकन कपास के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जिला आता है वो आता है हनुमानगढ़। तो हम लिख लेते हैं अमेरिकन कपास। क्या लिख लेते हैं?
अमेरिकन कपास की खेती की जाती है कहाँ पे? हमने अभी अभी बात की हनुमानगढ़ में। किस जिले में? हनुमानगढ़ में। और यहाँ पे पहले ही हम बात कर चुके हैं, नहरों द्वारा सर्वाधिक कृषि की जाती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ये भी यहाँ का मुख्य बिंदु आ जाता है। अगर हम आगे बात करें, एक मिट्टी आती है जिसका नाम आता है रेवेरिना मिट्टी। रेवेरिना मिट्टी। अगर रेवेरिना मिट्टी की बात करें तो ये भी घग्गर प्रदेश में ही पाई जाती है। घग्गर प्रदेश में एक जिला आता है, गंगानगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में विस्तृत है ये भी। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या बात की, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि घग्गर प्रदेश क्या होता है। घग्गर प्रदेश का विस्तार है वो राजस्थान के 2 जिलों में है। कौन कौन से पूछे तो गंगानगर व हनुमानगढ़। घग्गर प्रदेश का विस्तार इन 2 जिलों में है, गंगानगर व हनुमानगढ़। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है तो आंसर आ जाएगा घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? अन्य मृत नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं, और बहुत सारे नाम आते हैं। फिर आगे अगला क्वेश्चन बनता है कि नाली क्या है? क्या क्वेश्चन बनता है? नाली। नाली गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के मैदान को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? नाली। नाली प्रदेश भी कहते हैं किसे? घग्गर प्रदेश को। फिर जो अगला है, यहाँ पे नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाली नस्ल की भेड़ पाई जाती है। अगला आता है, यहाँ पे सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होता है। किस प्रदेश में होता है? घग्गर प्रदेश में। इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। धान का कटोरा। धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नहरों द्वारा सिंचाई, क्या याद रखेंगे? नहरों द्वारा सिंचाई। और अंतिम जो महत्वपूर्ण आती है कि रेवेरिना मृदा वो किस प्रदेश में पाई जाती है? तो रेवेरिना मृदा है वो गंगानगर में पाई जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ ये 2 जिले हैं वो घग्गर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। घग्गर प्रदेश के अंतर्गत ही एक समस्या आती है जिसे सेम की समस्या कहते हैं। अगर हम ये जो सेम की समस्या है, इसका एक अन्य नाम भी आता है जिसे कहते हैं जल उत्प्लावन की समस्या। क्या कहते हैं? जल उत्प्लावन की समस्या। तो ये समस्या क्या है कि जो नहरी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र के आसपास जो भूमिगत जल का रिसाव होता है या केशावकर्षण के कारण भूपटल की परत का दलदली हो जाना तथा मृदा में लवणीयता की मात्रा में वृद्धि होना है। तो हमने क्या कहा, ये जो सेम की समस्या है इसे एक और नाम भी जाना जाता है, इसे जल उत्प्लावन की समस्या भी कहते हैं। जल उत्प्लावन की समस्या भी कहते हैं। चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई नहर है। ये एक नहर है। इसके अंदर से ये इस तरीके से जल का बहाव हो रहा है। क्या हो रहा है? जल का बहाव हो रहा है। ये पास में कोई मृदा है। ये क्या है? ये एक मृदा है। साइड में इसकी जो बंजर कोई भी भूमि है साइड में,
तो ये जो जल है इसका ये जो सेम की समस्या के कारण ये यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाता है, रिसाव होने लगता है। यहाँ की जो भूमि है वो क्या होने लगती है, दलदली होने लगती है। ये क्या है, ये दलदली हो जाती है, दलदली भूमि होना। इसके कारण जल रिसाव के कारण, जल रिसाव के कारण ये क्या है, ये नहर, नहर का जल है। तो आप समझ गए होंगे सेम की समस्या क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं, सेम सेम की समस्या क्या है। तो इसको लिखते हैं नहरी क्षेत्र के आसपास, क्या, नहरी क्षेत्र के आसपास, नहरी क्षेत्र के आसपास, नहरी क्षेत्र के आसपास जो भूमि है, नहरी क्षेत्र के आसपास जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल का रिसाव, रिसाव यानी उसका फैलना, भूमिगत भूमिगत जल का रिसाव या केशवाकर्षण, या केशवाकर्षण, केशवाकर्षण के कारण, केशवाकर्षण के कारण भूपटल की ऊपरी परत, भूपटल की ऊपरी परत, ऊपरी परत का दलदली होना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जल का रिसाव होगा तो वो भूमि दलदली होना निश्चित ही बात, निश्चित सी बात है। दलदली होना तथा मृदा में लवणीयता की मात्रा में वृद्धि होना है, तथा मृदा में लवणीयता, लवणीयता की मात्रा में, लवणीयता की मात्रा में वृद्धि होना है। ये वृद्धि होना क्या कहलाता है, यही कहलाता है सेम की समस्या। ये क्या कहलाता है, यही सेम समस्या कहलाता है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक, ये समस्या सर्वाधिक कहाँ पे है, ये समस्या अगर सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा ये सर्वाधिक नहरें कहाँ पे होगी, जहाँ पे नहरें होगी वहीं पे सर्वाधिक ये समस्या होगी। तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है कौन से ज़िले में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो लिख सकते हैं सर्वाधिक कहाँ पे, गग्गर प्रदेश में, सर्वाधिक गग्गर प्रदेश ग्रसित है इस समस्या से, गग्गर प्रदेश इस समस्या से ग्रसित है। अगर हम इसके समाधान की बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस समस्या का समाधान क्या है। अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है जिसे कहते हैं इंडो डच योजना। क्या कहते हैं, इंडो डच योजना। ये किस है, ये है हॉलैंड व नीदरलैंड के सहयोग से, दो देश है, बाहरी देश है, उनके सहयोग से ये परियोजना चलाई जा रही है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि, चलिए एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का। हमने अभी तक बात की है कि सेम की समस्या क्या होती है। तो सेम की समस्या है, इसे एक अन्य नाम भी कहते हैं, इसे कहते हैं जल उत्प्लावन की समस्या। क्या कहते हैं, जल उत्प्लावन की समस्या। ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है नहरी क्षेत्र में। नहरी क्षेत्र के आसपास से भूमिगत जल का रिसाव होता है। क्या होता है, जल का रिसाव या केशवाकर्षण के कारण भूपटल की ऊपरी परत का, ऊपरी परत कैसी हो जाती है, वो हो जाती है दलदली हो जाती है। कैसे होती है, दलदली। और मृदा में जो लवणीयता की, उसकी जो लवणीयता की मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है। यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है सेम की समस्या या जल उत्प्लावन की समस्या कहलाती है। अगर हम बात करें कि ये समस्या से सर्वाधिक प्रभावित कौन है, सर्वाधिक इस समस्या से ग्रसित कौन है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गग्गर प्रदेश। और अगर हम इसके समाधान की बात करें कि ये जो सेम की समस्या है
इसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, तो एक इंडो डच योजना चलाई जा रही है। ये योजना हॉलैंड और नीदरलैंड के सहयोग से चलाई जा रही है, जिससे जल जल उत्प्लावन की समस्या है उसको दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। कितना टाइम हो गया? चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।